अभिलेख कहेंगे। किसी ठोस सतह पर जाकर के आपने कोई बात लिख दी, ये अभिलेख हो गया। लेकिन अब इसको मैं प्लास लेख कहूंगा बाद में, है कहूंगा कि नहीं कहूंगा? स्पेशल प्लास लेख। कौन सा लेख? अब नया समझो, वो जानकारी चाहे हमें इमारतों से मिले, चाहे लिखे हुए लेखों से मिले, चाहे अभिलेखों से मिले, या हम किसी खंबे पे लिखाएं जिनको हम स्तंभ लेख कहते हैं उनसे मिले, ये जानकारी जो मिल रही है इसी को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। एक हम इससे पहले विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? विदेशी यात्रियों का विवरण विदेश के लोगों के द्वारा दिया गया विवरण है। किसके बारे में? किसके बारे में जानकारी दी जा रही है यहाँ? मौर्य एम्पायर के बारे में, बोले तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो हम अब ये भी बात देखने जा रहे हैं। पहला आता है अशोक के अभिलेख, और इससे पता चलता है कि अशोक नाम का व्यक्ति इस साम्राज्य का राजा रह चुका है। बात समझने का प्रयास करो। कहीं भी कोई भी एक बात अगर आपको इतिहास में याद हो जाए ना, तो उससे जुड़ी हुई चार बातें अपने आप लिंक हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी क्या अशोक पढ़ाया है? अभी नहीं पढ़ा रहा हूं ना अशोक, अभी क्या मैं राजा पढ़ा रहा हूं? नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं अभिलेख पढ़ाते समय एक अभिलेख का नाम पढ़ रहा हूं, अशोक के अभिलेख, और मुझे समझ में आ गया कि अशोक नाम का व्यक्ति इस साम्राज्य का क्या रह चुका है? राजा रह चुका है। तो यही बात हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक नाम का जो राजा रहा है मौर्य साम्राज्य का, उसकी जानकारी जब कोई व्यक्ति लेना चाह रहा है, मैंने कहा मुझे भाई अशोक के बारे में बताया जाए, तो उसके बारे में विदेशी यात्री बहुत कम बता पा रहे हैं, उसके बारे में दूसरे साक्ष्य बहुत कम बता पा रहे हैं। अगर बता रहा है सबसे ज्यादा, तो बताने वाले अभिलेख हैं उसके, जो उसने खुद लिखे हैं, जो उसने क्या करे हैं? खुद लिखे हैं कि मैंने ये काम अपने साम्राज्य में करवाया है। तो ये जो अभिलेख बाद में किसी व्यक्ति ने पढ़े, तो उसको जानकारी हुई कि अशोक नाम का व्यक्ति हुआ और उसने अपने शासनकाल में ये काम किया। कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी? आगे कंटिन्यू करते हैं। अशोक के प्राचीन भारतीय इतिहास का ऐसा प्रथम शासक था जिसके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ये अकेला मात्र एक ऐसा राजा है, एक अकेला मात्र एक ऐसा किंग है, अकेला है ये, जिसके अभिलेख हमको प्राप्त हो पाए हैं। अभी तक किसी राजा के अभिलेख हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी ने लिखे हैं या ना लिखे हैं ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई ही नहीं है। तो केवल अशोक एक ऐसा व्यक्ति है प्राचीन काल का जिसके बारे में हमको क्या प्राप्त होते हैं? अभिलेख प्राप्त होते हैं, बोले तो इसके लिखे हुए लेख प्राप्त होते हैं। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? चल आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तुलना डेरियस प्रथम के अभिलेखों से की गई है। डेरियस प्रथम एक शासक रहा था। कहाँ का शासक रहा था? कहाँ का? भारत पर शासन कर रहा था। और वो कौन सा शासक था? ईरानी का शासक था, ईरान लोगों का शासक था। डेरियस प्रथम से किसका युद्ध हुआ था? किसका युद्ध हुआ था? तो डेरियस प्रथम से किसका हुआ था? किसी का नहीं हुआ था। डेरियस प्रथम से किसी का नहीं हुआ, वो तो आकर के उसने आक्रमण किया था। ईरान का शासक रहा जिसने क्या किया था? आक्रमण किया था। यही तो जानना जरूरी था कि आप कितने गहरे घूम रहे हैं इतिहास के अंदर। भाई हमें हर बात को एक फैक्ट वाइज याद रखना है और उसका एक लॉजिक हमारे माइंड पर होना चाहिए, तभी हम बातों को क्या कर पाए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट, जानकारी जो मिली है अशोक के साम्राज्य की सीमा क्या क्या मिलती है, ये ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जैसे इन्होंने कोई अभिलेख लिखा है, अभिलेख लेख लिख दिया। अब इस लेख के अंदर क्या जानकारी दी गई है, साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया है? पहला तो बताया गया कि साम्राज्य की सीमा कहां तक रही, उसके बारे में। प्रशासन कैसा चला, धर्म में क्या मानता था, बोले तो धर्म क्या था इसका, और व्यक्तिगत जीवन की भी क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। बोले तो अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताया है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है। वो जानकारी भी आपको किसके माध्यम से मिलेगी? रिकॉर्ड्स के माध्यम से मिलेगी, अभिलेखों के माध्यम से मिलेगी। कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी? आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। संख्या जो है अभी तक 47 से अधिक प्राप्त हो चुकी है। जब अभिलेख सर्च करे जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं, तो अभी तक अशोक के टोटल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो कितने हैं? 47 बोले तो 47 हैं। कितने हैं? 47 बोले तो 47 हैं। सिंपल सी बात, हमें पहले रिबैक करना पड़ेगा पीछे की बातों को, एक लाइन और अंडरलाइन कर लेते हैं। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पेंथेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को क्या किया था? खोजा था। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख का नाम क्या है? दिल्ली मेरठ अभिलेख है, जो कि दिल्ली मेरठ की सीमा पर दिखाई देता है। तो हमें इस बात को जानना है। पहला प्रयास करेंगे पूरी बातों को समझने। मैंने कहा अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पुरातात्विक एविडेंस, बोले तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सोर्स की हम बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते क्या है? वो एविडेंस या वो सोर्स जो या तो इमारतें हो सकती हैं, बड़ी बड़े भवन, बड़े बड़े किले हो सकते हैं, दुर्ग हो सकते हैं, बड़ी बड़ी जो है लिखे हुए पत्थर पर लेख हो सकते हैं, किसी खंबे पर लिखे हुए लेख हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस।
कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला ही लेख जो लिखा गया वो अभिलेखों के रूप में लिखा गया, जिसको हम रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। ये अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख एक ऐसे लिखे गए लेख होते हैं जो कहां पर लिखे जाते हैं बेटा? पत्थरों पर लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं? पत्थरों पर। इसमें एक अकेला मात्र राजा हुआ है जिसके अभिलेख आपको दिखाई देते हैं प्राचीन भारत में। वो कौन सा राजा है? अशोक। राजा था किस वंश का? मौर्य वंश का। बोले तो मौर्य साम्राज्य का शासक रह चुका। कहानी क्लियर हो गई यहां से। अब हम बात करते हैं सर इसके कुल कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? 47। मुझे आप एक बात बताइए, इन अभिलेखों में जानकारी किसकी दी गई है? अशोक के समय के मौर्य साम्राज्य की, अशोक के द्वारा माने गए धर्म की, वो किस धर्म को मानता था, और अशोक के प्रशासन की, वो प्रशासन कैसे चलाता था उसकी, और अशोक के पर्सनल लाइफ का भी क्या मिलेगा? अभिलेखों पर जिक्र मिलेगा। इस बात को हम अच्छे से समझ गए हैं। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अंत में हमने देखा कि सर्वप्रथम खोजा गया अशोक का अभिलेख है, उसका नाम क्या है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दिल्ली मेरठ अभिलेख। इस बात को हमें अच्छे से अंडरलाइन करना पड़ेगा। अभिलेख देखो आपके सामने बढ़िया से एक पत्थर की एक क्या ली गई है? सतह ली गई है। संगमरमर का पत्थर है, डिजाइन लिया गया है। अच्छा लगना चाहिए ना, ऐसे कहीं से अभी उठा लिया कैसे काम चलेगा? अभी लिखा है बाकायदा सम्राट अशोक के अभिलेख। नाम के आगे सम्राट लगाए। क्या लगाए? सम्राट। आगे बताऊंगा सम्राट क्यों कहा गया, क्या रीजन है सम्राट कहने का। हर वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग होता है। आपके आगे लगा दिया जाए नेताजी बालम कुंद दास है। नेताजी बालम कुंद दास। एक व्यक्ति का नाम है बालम कुंद, एक व्यक्ति का नाम है नेताजी बालम कुंद, तो व्यक्ति की पहचान बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? तो सम्राट लगने का मतलब भी तो कुछ होगा, ऐसे थोड़ी सम्राट लगा दिया है। तो ये सब जानकारी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या वजह रही है। आगे चलते हैं हम। मैंने क्या कहा, अगला आपके सामने पॉइंट आ रहा है कि सन 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक दिल्ली टोपरा अभिलेख की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 47 अभिलेख खोजे गए हैं, तो 47 अभिलेखों के अपने अपने अलग अलग नाम होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका जो दूसरा अभिलेख आया है उसका नाम क्या है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये कौन सी लिपि में पढ़ा गया है? ब्राह्मी लिपि में पढ़ा गया है। किसके द्वारा पढ़ा गया है ये हमको बताना है। किसके द्वारा पढ़ा गया है? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया है। कहानी क्लियर होगी। कब पढ़ा गया है? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया है। इस बात को हम याद रखें। जेम्स प्रिंसेस का नाम ही क्यों आ रहा है? इस समय मुन्नालाल, धुन्नालाल, सोनालाल, सोनी मोनी क्यों नहीं आ रहा? बात समझने का प्रयास करो। अगर आप हर बात को बेटा जोड़ने की कोशिश करते हो ना तो जवाब खुद पे खुद आते हैं। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा उस लेवल पर भी जानकारी होना जरूरी है। मैंने क्या कहा? 1837 डेट याद कर लो। से ही हमको इतिहास पढ़ते समय समय का याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो ध्यान से, नाम आ रहा है जेम्स प्रिंसेस, तारीख आ रही है 1837। पता चलता है कि 1837 में भारत के ऊपर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। इसीलिए तो जेम्स प्रिंसेस नाम जो है वो कौन सा है? अंग्रेजों का नाम है। किसका नाम है? अंग्रेजों का। तो इसलिए हमको याद हो जाना चाहिए कि सर भारत में दिल्ली के अंदर भले दिल्ली टोपरा को पढ़ा गया था लेकिन इसको पढ़ने वाला भारत का व्यक्ति नहीं था। वो कौन था? एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेस। क्यों? क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। जो अंग्रेज कर रहे थे वो भारत के लोग कर रहे थे। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये बातें हमें लिंक हो जाती हैं अच्छे से। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा कैसी थी? लेकिन पढ़ा किस भाषा में गया? उसने ट्रांसफर किया कौन सी भाषा में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। पाली नहीं, ब्राह्मी लिपि में। आगे हम करेंगे। जबकि लिपि जो थी इसकी वो कैसी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइका और यूनानी थी। मुझे आप एक बात बताओ, अलग अलग अभिलेखों को अलग अलग लिपि के अंदर पढ़ा गया है। अलग अलग अभिलेखों को अलग अलग लिपि में लिखा गया है। इसमें से एक लिपि का अभिलेख पढ़ा गया है मात्र। वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। और इसकी जो भाषा रही है वो कैसी रही है? प्राकृत भाषा रही है। इस बात को हमें समझना। जिसमें भारतीय अभिलेख सामान्यतः कैसी लिपि में लिखे गए हैं? भारत के जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत के बाहर अभिलेख जो है खरोष्टी, अरामाइका, यूनानी लिपि में क्या करे जाते हैं? लिखे जाते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, क्या अशोक ने भारत में ही साम्राज्य किया था? अशोक भारत से बाहर भी जाने का प्रयास किया, भारत से बाहर भी इसका साम्राज्य रहा। तो जो भारत तक सीमित रही कहानी वो किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मी। लेकिन भारत के बाहर जो लिपि का प्रयोग किया गया वो अलग अलग प्रकार की लिपि का क्या किया गया है? यूज किया गया, उपयोग किया गया है।
आगे चलते हैं बेटा। अशोक के अभिलेख का निम्न वर्गों में क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। ये बेटा विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिंपल सी बात हमें समझना। क्या कह रहा है कि शिलालेख पत्थरों की शिलाओं पर लिखे लेख होते हैं। अभिलेख की पहली कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं शिलालेख। अभिलेख क्या होती है? अभिलेख क्या होते हैं? किसी ठोस सतह पर लिखे जाने वाले लेख। किसी ठोस सतह पर लिखे जाने वाले लेख ही क्या कहलाते हैं? अभिलेख या रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। इसमें से पहले अभिलेख को नाम देते हैं शिला, और शिलालेख का मतलब में ही पहला वर्ड छिपा हुआ है शिला, और शिला का मीन्स होता है बेटा पत्थर। शिला का मीन्स क्या होता है? पत्थर। जब कोई ठोस सतह पत्थर की होगी और उस पर जाकर के मैं किसी के बारे में लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड शिलालेख। इसी को हम क्या कहेंगे? शिलालेख कहेंगे। ये अभिलेख का ही, अभिलेख पत्थर पर नहीं लिखा जाता स्पेशल। अभिलेख को पहले समझो। कुछ लोग तो अभिलेख मतलब पत्थर पर लिखा गया लेख, नॉट। हमें बताना है कि रिकॉर्ड्स का मीन्स होता है कि वो ठोस सतह पर जाके लिखा जाएगा। अब वो ठोस सतह मेरी ये प्लास वाली है, मैं तो इसी पे लिखूंगा 3 वर्ड, बस मैंने ये 3 वर्ड लिख दिए, ये मैंने लिख दिए, इसको अभिलेख कहेंगे। किसी ठोस सतह पर जाकर के आपने कोई बात लिख दी, ये अभिलेख हो गया। लेकिन अब इसको मैं प्लास लेख कहूंगा बाद में, है कहूंगा कि नहीं कहूंगा? स्पेशल प्लास लेख। कौन सा लेख? अब नया डलवा देंगे अपन, रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद कोई देख ले, प्रशासन का व्यक्ति जो भी हो, कह देंगे एक नया डाल देना, आप भी अपना लिख जाएगा, चित्र भी हम भेज देते हैं ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया सिंपल सी बात समझ लो, अभिलेख का मतलब होता है किसी ठोस सतह पर जाकर के कोई लेख लिखना। अब इसको हम अलग अलग कैटेगरी में लिख रहे हैं। अगर हमारी ठोस सतह हाथ में पत्थर की पड़ गई तो इसको कहेंगे शिलालेख। शिला का मतलब ही होता है पत्थर, तो शिलालेख कहलाएगा। इंग्लिश वाले बच्चों को बिल्कुल डरना नहीं है, सबरी इंग्लिश साइड में लिखी है। मैं हिंदी और इंग्लिश बार बार दोनों लैंग्वेज इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि हम भी हिंदी भाषी व्यक्ति हैं। ग्वालियर में शर्मा फार्म, गदाईपुरा, धर्मकांटा, कौन सी इंदिरा नगर और पीछे रानीपुरा, ये सभी आसपास के ही तो हैं, और यहाँ हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, कार्य तू कहाँ चल रहा है? चल नहीं रहोगा खेल वे काजें, हम ऐसी तो बात करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप हिंदी भाषा को बारीकी से समझते हैं, पढ़ने के लिए हम इंग्लिश साइड में लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने क्या कहा कि शिलालेख की बेटा जब बात करें तो पत्थरों की शिलाओं या चट्टानों पर लिखे हुए लेख होते हैं, पत्थर का ही उपयोग होगा। आगे चलेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या होगा? पत्थरों के स्तंभों पर लिखे गए लेख। खंबे, बड़े बड़े से खंबे दिखाई देते हैं, वो खंबे चाहे गोल हों चाहे चौकोर हों, जिस खंबे पर जाके हमने लिख दिया वो स्तंभ लेख हो गया। अगला हम लिखेंगे गुहा लेख। गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए लेख। हम बड़ी मक्कारी करते हैं, आपने किले पर गए हों, किले में नीचे ही जाड़े चढ़ते चढ़ते गुफाएं दिखती हैं, बड़ी बड़ी सी, दिखती कि नहीं दिखती? कुछ इतने खतरनाक वाले, अंदर पहुंच गया गुफा में लिखने के लिए, इतना पगला गया, अब कह रहा कि अंदर लिखेंगे, हट ना जाए, कोई हटा ना दे। तो गुफाओं में जाकर के जो लेख लिखे जाते हैं उन लेखों को क्या कहते हैं? गुफा लेख या गुहा लेख कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो तीनों की बात पढ़ लो, तीनों ही आपको जैसे ही ग्वालियर किले पर पहुंच जाएंगे तीनों के बारे में जानकारी आपको साक्षात देखने को मिल जाएगी। पहला, जब चढ़ते हैं तो दीवारों पर लिखा मिलता है, पत्थरों पर लिखा मिलता है, इसको कह देते हैं शिलालेख। दूसरा, थोड़ा सा और चढ़ते हैं, बड़े बड़े से खंबे बने हैं, उन पर लिखा दिखता है, तो उसको कह देते हैं स्तंभ लेख। और इसके बाद में जब कहीं आत्मा को संतुष्टि प्राप्त ना होती तो अकेले में जाके एकांत में लिखता है, बोले तो बड़ी बड़ी गुफाएं बनी है उनमें लिखता है, तो इसको कह देते हैं गुहा लेख। बात समझ में आ गई? ये तीनों